हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायनॉमियल थ्योरम के PYQs 2023 के मेंस के। तो ये जो सीरीज़ है इसका नाम है RTQ, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग 2023 के जो मेंस के PYQs हैं उनके थ्रू बायनॉमियल थ्योरम को रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है कुछ मेंस के लिए। तो मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा जो अब सिलेबस का पार्ट है। जैसे कि बायनॉमियल में एक सबसे बड़ा जो टॉपिक था आपका सीरीज़ वाला या प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट वाला, वो पूरा का पूरा ही हट गया है। तो हम बिल्कुल भी उसको नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही PYQ करेंगे जैसे कि जो जनरल टर्म के हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के हैं, मिडिल टर्म के हैं। इवन ग्रेटेस्ट टर्म, जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला टॉपिक है, उस पर भी सवाल नहीं आते। फिर आपका इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम है, I+F वाले क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपका जो ये चीज़ होती है, क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, वो देखेंगे। बायनॉमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स, तो वो तो वैसे भी सवाल नहीं पूछे जा रहे थे रिसेंट ईयर्स में, अगर आप देखोगे मीन्स में। और अब तो वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लिखा हुआ है, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही नहीं। देखो, सीधी सी बात है, सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके पास दिन बहुत कम है। तो आप पूरा पूरा पढ़ोगे तो इतना टाइम नहीं है। अच्छा ही है कि जब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसी के हिसाब से पढ़ो। तो बायनॉमियल थ्योरम में मैं आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल एक श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो आज की क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, आप इसी को रिवाइज, इसको अच्छे से देख लेंगे, इसी को, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपकी ये बायनॉमियल थ्योरम की प्रिपरेशन हो जाएगी मेंस के लिए। तो 2023 में कुल मिला के 22 पेपर आए थे, और ये तकरीबन 36-37 कुछ क्वेश्चन हैं। मैंने सीरीज़ वाले क्वेश्चन तो लगाए ही नहीं है इसमें। तो कुछ लोग ये ज्ञान देते हैं कि बायनॉमियल थ्योरम छोड़ सकते हो, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। बायनॉमियल थ्योरम को भी अच्छे से करना चाहिए। NCERT एग्जाम्पलर से करें, उसके बाद आप PYQs वगैरह करें, मोर देन सफिशियंट है। तो जैसे पहले हम कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। अभी ना आप एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे जो ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये आप लोग देख सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक आपको सीरीज दी हुई है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁹, कोफिशिएंट ऑफ x⁻−9 दूसरे में। ये हुआ, ये दूसरा सवाल आप देख पा रहे हो। तीसरा ये क्वेश्चन, चौथा ये क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। इंटरेस्टिंगली, मैंने यहाँ पेस्ट नहीं किया वो क्वेश्चन, लेकिन इंटरेस्टिंगली JEE एडवांस 2023 में इसी पैटर्न पे एक सवाल आया था। तो मेंस का सवाल एडवांस में आ रहा है। देखो, 2 जनवरी में आया, अप्रैल में आया, 4 बार कुल मिला के आ गया क्वेश्चन, सेम, लगभग सेम एक्सप्रेशन। एडवांस ने भी पूछ लिया इसको, तो इसकी हाई इंपॉर्टेंस है, रिपीटिशन के चांसेस बहुत हाई हैं इसके। फिर इस तरह के सवाल हैं, जैसे अब अभी ये जो 4 सवाल हैं, इनमें से कोई एक तो हमें करना ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो सभी एक जैसे ही हैं, सभी आसपास ही हैं, किसी में ऐसा कुछ बहुत अंतर नहीं, किसी भी सवाल को पिक कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को पिक करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा तो अलग है। x⁻7 ये सब बातें हो रही हैं, x⁻−9 -5 इसकी बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोग नोटिस करो, यहाँ पहले वाले में x⁻7 की बात हो रही है। बच्चों, मेन चीज़ है जनरल टर्म हमें पता होनी चाहिए, जनरल टर्म का कंसेप्ट क्या होता है। तो जैसे ना, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है x+y⁻n, तो इसका एक्सपेंशन होता है पूरा। तो मैं पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखूंगा मैं, या फिर अगर हम समझ लें एक बार, देख समझ जानने के लिए, NC0 x⁻n y⁻0, फिर NC1 x⁻n−1 y⁻1, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, NCn x⁻0 y⁻n। तो जो ये है, इसको आप ऐसे लिखोगे, सिग्मा NCr x⁻n−r y⁻r, और r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जाएगी। तो जो आपके सामने भी येलो कलर में लिखा हुआ है, यही जनरल टर्म है, ठीक है। तो ना आप ये नोटिस करो, जो पहले वाला एक्सपेंशन है आपका, इसमें जनरल टर्म क्या होगी, इसको मान लो मैं सीरीज को T बोल देता हूँ, दिस सीरीज इज सम T, ठीक है। इसको कुछ T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो TR+1 ये होती है जनरल टर्म, आपको पता होगा जनरल टर्म TR+1 होती है। और यहाँ TR+1 क्या हो जाएगी आपका, यहाँ n कितना है, 13। वेट अ मिनट, 13 CR AX⁻13 -r -1/bx² और उसकी पावर r, ये TR+1 है। तो
आपको यहाँ बोला हुआ है एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट इसमें, तो यहाँ पे एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे? पहले ना देखो इसकी एक्स की पावर कुल मिला के बन क्या रही है, ये कुछ ऐसा बन रहा है 13 CR ए की पावर 13 माइनस आर माइनस 1/b की पावर आर। ये तो आपका हो गया जो कोफिशिएंट है। देखो कोफिशिएंट वर्ड का अगर लिखा हुआ होता है, कोफिशिएंट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल कोफिशिएंट की बात हो रही है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो सिर्फ जो आपका एनसीआर वाला पार्ट होता है उसको पिक करते हैं। अगर कोफिशिएंट एसएस लिखा हुआ है तो पूरे पार्ट को काउंट करते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन आया। अभी क्या है कि ये तो आपका कोफिशिएंट वाला पार्ट हो गया। एक्स की पावर कितनी बन रही है, तो देखो आप 13 माइनस आर, और यहाँ मैं सीधे लिख रहा हूँ कि ये -2r हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो, नीचे एक्स स्क्वायर है उसकी पावर आर है तो 2r हो जाएगा, बट नीचे तो -2r। हमें एक्स की पावर 7 चाहिए, तो आप यहाँ पे जो एक्स की पावर बन रही है ना, ये जो पावर बन रही है इसको आप 7 से इक्वेट करो। तो 13 माइनस 3r है, सॉरी, इसको जो ये एक्सप्रेशन है 13 माइनस 3r, इसको आप 7 से इक्वेट करोगे। साफ साफ सॉल्व कर सकते हो, वर्बली कर सकते हो उसको सॉल्व, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो R2 आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब है इसमें जो थर्ड टर्म होगी, जो कि कितनी होगी 13C2, और ए की पावर कितनी हो जाएगी 11 -1/b का स्क्वायर, तो बेटा नीचे b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है ना आपका थर्ड टर्म जो है, ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, ये आपका कोफिशिएंट हो गया x की पावर 7 का। थर्ड टर्म नहीं, इसमें एक और चीज़ भी आएगी, ऑब्वियसली x की पावर 7 भी आएगी। ठीक है, आप अब सेकंड वाले उसको देखो एक्सप्रेशन को, ये ax प्लस 1/bx स्क्वायर की पावर 13, तो उसको टी डैश बोल देते हैं इसके लिए। टी डैश आर प्लस 1 क्या होगा, एक मिनट, हाँ तो आप लोग देखिए, टी डैश आर प्लस 1 दैट विल बी 13 CR ax की पावर 13 माइनस आर 1/bx स्क्वायर की पावर आर। अच्छा, मैं एक सजेशन दूंगा कि ये जो अपनी पढ़ाई होती है, जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, ये कोई फिल्म तो है नहीं, और फिल्म अगर हुई तो बहुत ही बोरिंग वाहियात फिल्म होगी। इसको आप लोग अगर बैठे हुए हैं और इसको ऐसे वीडियो को मोबाइल में लगा के देख रहे हैं, डज नॉट मेक सेंस। मैथ्स है, आपको पेन पेपर कॉपी होनी चाहिए आपके पास, सॉल्व करें, इसको देखें, सॉल्व करें, पॉज कर करके चेक कर सकते हैं हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दिस कुड बी द अप्रोच, और आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन वॉच द सोल्यूशन, बट दिस शुड बी द सोल्यूशन, रिटर्न सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। आप बस इधर इसको देख रहे हैं तो कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, इसमें कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। खैर, यहाँ देखिए क्या बनेगी आपकी जनरल टर्म 13 CR ए की पावर 13 माइनस आर, और यहाँ से आएगा 1/b की पावर आर। ठीक है, ओके। एक्स की पावर कितनी बनेगी, इधर भी 13 माइनस 3r ही बनेगी, क्योंकि 13 माइनस आर और इससे भी -3r। बट इस बार कंपैरिजन किसके साथ करना है, इस बार आपको 13 माइनस 3r को कंपेयर करना है -5 से, क्योंकि उसके कोफिशिएंट की बात हो रही है। आप ऐसा करेंगे तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आएगी, इस बार 6 आएगी, यानी कि टी डैश 7, यानी कि सेवन्थ टर्म जो होगी, जो कि बनेगी 13C6 ए की पावर 13 माइनस 6 दैट विल बी 7, माइनस माइनस है नहीं, 1/b की पावर 6, तो b की पावर 6 ही आ जाएगा नीचे, और ये x की पावर -5 बन जाएगा। दिस इज टी डैश 7, बट वॉट वी नीड इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, इतना पार्ट चाहिए हमें, राइट, यही तो पार्ट चाहिए सिर्फ। तो अब क्या करना है, इसको इक्वेट करना है। इन्होंने ये बोला हुआ है ना इक्वल, ये इक्वल है तो इक्वेट कर दीजिए। तो इसे इक्वेट करते हैं इन दोनों चीज़ों को, और फिर हमसे क्या पूछा हुआ है, किसकी वैल्यू पूछी हुई है, ए की पावर 4 बी की पावर 4। ठीक है, करते हैं ऐसा। तो आप लोग देखो ये आएगा 13C2 ए की पावर 11 अपॉन बी स्क्वायर। आई होप आप देख पाए होगे, थोड़ा हाइट, हाँ ठीक है।
13c2 ए की पावर 11 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13c6 ए की पावर 7 अपॉन बी की पावर 6। तो बच्चों बी स्क्वायर जो है उसको बी की पावर 4 में कट करेगा, ए की पावर 7 इसको ए की पावर 4 में। तो ये तो चाहिए ही था हमें ऐसा कुछ ना, ए की पावर 4 बी की पावर 4 कुछ ऐसा बन गया 13c6। ये इवेल्युएट करना पड़ेगा मतलब, है ना, कोई वे आउट नहीं है। 13c6 अपॉन 13c2, बट मेरा सजेशन क्या है, पूरा पूरा ऐसे सॉल्व मत करो, इसको जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेशन वैसा करने की कोशिश करो। ए की पावर 4 बी की पावर 4 दैट विल बी 13c6 क्या हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। 13c2 क्या होगा, 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल कट जाएगा, 11 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल कट करेगा, 10 नहीं सॉरी 11 10 9 8 में 6 फैक्टोरियल जो है उस वो कट करेगा। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में एरर हो रही है, में भी रुक जाओ। नहीं ठीक ही है कैलकुलेशन, तो फिर एक मिनट इसको ढंग से कैलकुलेट करते हैं। 13c6 का मतलब क्या होगा, 13 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस होगा 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एक और चीज़ आएगी। 13c2 होगा आपका 13 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस होगा 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये सब चीज़ें आएंगी। 13 फैक्टोरियल कट जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम लोग, कोई गलती नहीं है। 7 फैक्टोरियल इसको कट करेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 में। 6 फैक्टोरियल खुद कितना होता है, वो होता है 720। तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के 11 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 11 दैट विल बी 22। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 22। आप लोग देख सकते हैं एक पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं था, आराम आराम से करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो ठीक करके आने वाला सवाल है, इसमें किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। सो आई होप दिस वॉज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के आप देख सकते हो 4 सवाल ऐसे हैं, ये रहे, है ना, सब एक जैसे हैं, कोई बहुत कुछ खास अलग नहीं है, सब में एक आसपास की बातें हैं। ये देखते हैं, ये देखिए, ये अलग अलग है थोड़े से, ये दोनों एक जैसे हैं, ये एक तरह के सवाल। और पता है अगेन ये दोनों जो क्वेश्चन है ऐसे मेंस में पहले भी आए हुए हैं, और दूसरी बात ये इसलिए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के सवाल एडवांस में भी आ चुके हैं पहले भी, और अभी भी 13 में भी आया था, 15 में भी आया था। तो अगेन रिपीटेटिव, हाईली रिपीटेटिव टाइप सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इनमें से कोई भी एक सवाल पिक कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन बड़ी लग रही है, इसको पिक करते हैं। तो ये सवाल देखते हैं, ठीक है, ये सवाल देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कौन सी 3 है ये नहीं पता, बट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके ये रेशियो दिए हुए हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ 4th टर्म पूछा हुआ है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू नोन नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन सी लेनी चाहिए। तो आप लोग देखो, टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2। लेकिन दोस्तों मैं तीसरी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लूँगा वो टी आर लूँगा, टी आर प्लस 3 नहीं। क्यों, टी आर प्लस 1 तो हमें पता है क्या बनेगा, एन सी आर एक्स की पावर आर, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। टी आर प्लस 2 भी हम कह सकते हैं एन सी आर प्लस 1 एक्स की पावर आर प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक कम हो जाता है तो टी आर प्लस 1 तो पता ही होगा, उससे टी आर प्लस 2 और टी आर पे भी कमेंट कर सकते हैं, एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 1। तो कोफिशिएंट्स की रेशियो की बात हो रही है, अगेन कोफिशिएंट वर्ड है, अगर कोफिशिएंट है तो मतलब टोटल कोफिशिएंट। खैर यहाँ टोटल बाइनोमियल ही है, यहाँ बाइनोमियल के अलावा और तरह का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो वो कोई समस्या की बात नहीं है। अभी क्या करेंगे इसमें कि कोफिशिएंट जो रेशियो बोला हुआ है 1:5:20 बोला हुआ है, हम 2 इक्वेशन बना लेंगे, तो एन और आर में इक्वेशन आएगी। देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि बोल देते हैं ये आपका 1 वाला पार्ट है, ये 5 और 20 वाला। तो आप क्या कर सकते हो कि सेकेंड बाय फर्स्ट कर दो, है ना, टी आर प्लस 1 बाय टी आर, जो उसकी कोफिशिएंट है, सिर्फ कोफिशिएंट वाला पार्ट, पूरा नहीं, कोफिशिएंट वाला पार्ट। तो उसको ऐसे लिख लेते हैं,
आप समझ जाएंगे, मुझे लगता है मुझे पूरा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं। कोफिशिएंट के रेशियो की बात हो रही है। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इट इज़ इक्वल टू 5/1। एक तो ये है इक्वेशन, और एक तो इधर फॉलो करा लेते हैं और दूसरी इक्वेशन इधर लिख लेते हैं। टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन। थिकनेस वाला पेन आ गया तो खैर। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो आएगा टी आर प्लस टू एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर। ये कितना दिया हुआ 20/5 एंड दैट विल बी 4/1। अभी दिमाग में आ रहा होगा कि ये इसका आप करें तो करें क्या, एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन या एन सी आर प्लस वन बाई एन सी आर। पता है इसका वैसे तो फॉर्मूला कोचिंग्स वगैरह में याद करवाया जाता है, बट कई बार नहीं याद रह पाता है बच्चों को। आप भी पढ़ रहे होगे, आप लोगों को भी कई बार होता होगा कि नहीं याद रह पाता होगा, है ना। तो ऐसे में अगर याद नहीं है, एग्जाम में बैठे हुए तो क्या करें, छोड़ दें क्वेश्चन? ऑब्वियसली नॉट। ऐसे अगर छोड़ते रहे तो फिर तो हुई चीज़ें। आप निकाल लीजिए, आप इसको जो है बैठकर इवेल्युएट कर लीजिए। भाई देखो, आप लोग इसको ऐसे लिखो फटाफट से, एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन। अच्छा, हो सकता है मैं आप लोग देख रहे हो तो वीडियो में आपको किसी क्वेश्चन को लग रहा हो कि सर तो बहुत टाइम ले रहे हैं। एक्चुअली मैं बोलने समझाने में टाइम ले रहा हूँ, लिखने में टाइम ले रहा हूँ, ये कलर्स के पेन चूज़ करना उसमें टाइम ले रहा हूँ। सॉल्व करते समय जो समझने की चीज़ है उसको आप पकड़ के चलो, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करना है, टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में। एग्जाम में दूसरी बात स्पीड अपने आप ही आ जाती है। चलो ये एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन, इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो एन सी आर क्या होगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। और ये जो आपका एन सी आर माइनस वन है ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। और एक और टर्म आएगी वो होगी आर माइनस वन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल खत्म, आर माइनस वन फैक्टोरियल कट करेगा आर फैक्टोरियल को आर में, एन माइनस आर फैक्टोरियल इसको कट करेगा एन माइनस आर प्लस वन में। तो यहाँ से कहानी बन जाएगी। ये जो आपका एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन है क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, इट इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो आ गई, एन माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 5r। यहाँ से एक और चीज़ ऐसे कह सकते हो, एन माइनस 6r प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, एन माइनस 6r प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गई। एक जो ये ब्लू कलर से जा रहे थे, तो पता है इसको आप क्या करें, एन सी आर प्लस वन बाई एन सी आर, इसका अलग रिजल्ट निकालें। नहीं भाई, आप यहाँ पे आर की जगह अगर आर प्लस वन पुट कर दोगे तो यही तो आ जाएगा। यहाँ पे आर की जगह आर प्लस वन पुट कर दो, यहाँ पे आर की जगह आर प्लस वन पुट कर दो, तो क्या रिजल्ट बनेगा देखो, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू 4। मतलब जो ये रेशियो है इसको आप देखो अभी, तो ये एन माइनस आर, ये माइनस वन प्लस वन खत्म ऊपर, नीचे आर प्लस वन इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन माइनस आर इज इक्वल टू 4r प्लस 4। यहाँ से आ जाएगा एन माइनस 5r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू इक्वेशंस, राइट। वी हैव टू इक्वेशंस टू सॉल्व। दो इक्वेशन को सॉल्व करना है आप लोगों को, तो इनको सॉल्व कर दो। इनको क्या कर सकते हैं, बेस्ट चीज़, अगर हमें देखो हमें चाहिए तो क्वेश्चन में क्या चाहिए वैसे, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट चाहिए। एन और आर दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यू विल सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन आर, राइट। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। तो सीधे फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो। जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस 6r माइनस माइनस 5r दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर प्लस वन माइनस माइनस 4 दैट विल बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी r की वैल्यू 5 आ जाएगी। r5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी, पहली या दूसरी किसी भी पुट करोगे। अगर r5 पुट करोगे तो n की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 29 आ जाएगी। तो अब n आ गया 29, r है 5। फोर्थ टर्म जो होगी, जो फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगी क्या होगी, टी आर प्लस 3 एन सी आर प्लस 2। एक्स की थोड़ा यहाँ पे मैसअप हो गया होगा, रुक जाओ मैं अलग से देता हूँ। तो टी आर प्लस 2 हो गया था, टी आर प्लस 3 जो है उसकी बात हो रही है। टी आर प्लस 3 जो होगा वो होगा एन सी आर प्लस 2 एक्स की पावर आर प्लस 2, बट हमें कोफिशिएंट चाहिए सिर्फ, तो एन सी आर प्लस 2 निकालना है। एन कितना है 29, आर कितना है 5, तो आर प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। 29 C7 की वैल्यू का आंसर बताना है क्या होगा।
कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म। वैसे कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म बोला हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म का मतलब फोर्थ टर्म की बात हो रही है, TR+3 की नहीं। अभी गलती हो जाती, अभी जाती, बहुत बड़ा ब्लेंडर। फोर्थ टर्म मतलब T4 एंड दैट विल बी 29C3, ये होगा कोफिशिएंट। फोर्थ टर्म का मतलब ये हुआ, फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव टर्म नहीं बोला हुआ है वहाँ पर। ये चीज़ ढंग से पढ़नी है, अभी हो जाता ब्लेंडर, अभी आंसर आता अलग और शायद वो उसमें होता भी नहीं, बहुत बड़ा आंसर आता। Anyways, 29C3 is what we have to evaluate. Now that will be 29 into 28 into 27 upon 6. मैंने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया? आप NC3 को भी याद रखो, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 6, और वरना नहीं तो NC3 क्या हो जाएगा? 29 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 26 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, यही तो आएगा। अब इसको इवेल्युएट करना है, कैसे करें? तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि देखो ऑप्शंस जो हैं वो बहुत क्लोज नहीं है, गैप है उनमें। तो हम कुछ एक रिस्क ले सकते हैं, 29 को 30 ले लो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 30 ले लो, तो इसको 5 में कट कर देगा। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा है, तो इसको कई कट करके दिखा दो कि देखो ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं लोग, तो ये मैं कह रहा हूँ मान लो ऐसा 5 पॉइंट समथिंग होगा ना, 28 इंटू 27, तो 5 पॉइंट समथिंग इंटू 20, दैट विल बी 140 पॉइंट समथिंग, 140 पॉइंट समथिंग इंटू 27, 140 इंटू 27, तो 14 इंटू 27 देखो कहाँ जाएगा। 27 इंटू 40 की जो वैल्यू होगी वो तकरीबन कहाँ जा रही होगी। चाहो तो उसको 15 ले सकते हो, पर पॉइंट इज थोड़ा एक रफ आइडिया लेने के लिए, है ना। अगर आप देखोगे इसको मैं 27 को 30 भी मान लूँ, अगेन जो कि गलत है, मतलब वो तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 30 इंटू 14 वो आपका 420, और एक और भी जीरो था 4200। अगेन 4200 आंसर नहीं हो तो बहुत बड़ी, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं है। लेकिन अब आप कह सकते हो कि इनमें से किसको लें, ए ऑप्शन को लें या डी को लें। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है 27 लेके चल लो, 27 लेके अगर कैलकुलेट करोगे तो 82108 एंड देन 27, 108 27, तो आपका 378 के राउंड जा रहा है। हाँ, अगर मैं 27 भी लेके चलूँगा तो 3780 आएगा, ये जो वैल्यू है 3780 आएगी। किसके आसपास है सबसे ज़्यादा? 3654 के। दैट विल बी द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, तो इनको लेकर भी आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, इस तरह के सवालों को भी। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन भी है बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक देखते हैं सवाल और भी जो कोफिशिएंट के क्वेश्चंस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों अप्रोच आपको सिखाऊंगा। तो उसके भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं, दो तरह के, मतलब दो क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 में। मैं कोई भी पिक कर लेता हूँ, मान ली वाला पिक किया मैंने। इसमें जो गलती होती है वो भी आपको सिखाऊंगा, और इसको कैसे बचाना है, गलती को कैसे रोकना है वो भी आपको बताऊंगा। तो बेटा देखो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग जो होगी इसमें, इस केस में जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगी वो क्या होगी आपका? एक मिनट, तो आप लोग देखो इसमें फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, T5 इज इक्वल टू NC4, यह है 2 की पावर 1/4, यह है 3 की पावर 1/4, -1/4 इनफैक्ट। तो 2 की पावर 1/4 की पावर n-4, और ये हो जाएगा 3 की पावर -1/4 की पावर 4। ये आपकी फिफ्थ टर्म है। जो कह रहा है फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो की बात हो रही है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो अब ये एंड की बात कैसे करें? तो उसको करने का एक अप्रोच तो ये है कि आप इस सीरीज को उल्टा लिख दो, जो सीरीज है उसको उल्टा लिख दो, ऐसे लिख दो। और इसके अंदर फिफ्थ टर्म फाइंड कर लो, उसको T' बोल दो और T'5 फाइंड कर लो। वो जो फिफ्थ टर्म होगी वो एंड से फिफ्थ टर्म हो जाएगी, इस सीरीज के एंड से हो जाएगी। ये एक सोचने का तरीका है, क्योंकि हमने उल्टा लिख दिया सीरीज को। तो इसकी जो T'5 होगी वो क्या होगी? NC4
और 1/3 की पावर 1/4 की पावर n-4 और 2 की पावर 1/4 की पावर 4। तो इन दोनों का रेशियो √6 है। बट आपको लग रहा होगा सर हमें कैसे दिमाग में वाली बात आएगी कि उल्टा करना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है। तो बच्चे जो इसमें गलती करते हैं वो क्या है, बच्चे जो एंड से फिफ्थ टर्म है ना उसको लिख लेते हैं Tn-5। के पास कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। Tn-5 लिखा है, भाई सोचो तो सही क्यों। और Tn-5 लिखा, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे NCn-6। गलत, बिल्कुल गलत। आप कैसे कह सकते हो Tn-5 हो जाएगी। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड जो होगी वो बिगनिंग से n-5 की होगी। अच्छा, उन दोनों का सम n है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। लॉजिकली चलो देखो, पहले सबसे बड़ी बात तो ये कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी अगर पावर n है। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी n+1 टोटल टर्म्स। अब एक बहुत ज़रूरी बात सुनो, जैसे स्कूल में लाइन नहीं लगती है असेंबली के अंदर। तो मान लो स्कूल के अंदर 50 बच्चे हैं, आपका एक दोस्त है वो बिगिनिंग से 20th पोजीशन पे खड़ा है, तो क्या वो बैक से 30th पोजीशन पे खड़ा होगा? अगर 50 लोग लाइन में खड़े हुए हैं तो बैक से वो खड़ा होगा 31st पोजीशन पर। ये कैसा मतलब हुआ, इसको समझने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। उंगलियां हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ है बिगिनिंग से, ठीक है। पर एंड से क्या है, फर्स्ट सेकंड, दोनों का ऐड करो पोजीशंस को, कितना है 6। पोजीशंस जो होती हैं फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम एंड, उसका जो सम होता है वो होता है टोटल नंबर +1। मतलब यहाँ पे n+1 टर्म्स है ना, लेकिन अगर आप किसी भी टर्म की पोजीशन की बात कर रहे हो, जैसे कि बिगिनिंग से अगर कोई फिफ्थ है, एंड से जो उसकी पोजीशन है, सॉरी बिगनिंग से आपको नहीं पता, बिगनिंग से आपने उसकी पोजीशन को कुछ के लिख लिया, एंड से दिया हुआ है फिफ्थ, बिगनिंग से केथ। तुम्हें पता है जो दोनों पोजीशंस का सम होगा वो किसके बराबर होगा, जो पूरी काउंटिंग होगी। जैसे यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं लाइन में, n+1 टर्म्स हैं, उसमें +1 और कर दो, सो k+5 विल बी इक्वल टू n+2। यस, ये आपको पता होना चाहिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर। एंड से है फिफ्थ, बिगनिंग से मान लो कुछ के है, दोनों का सम जो होगा k+5 वो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स +1 के बराबर, तो वह n+2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बेटा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी n-3। तो kth जो होगा वो n-3th होगा, यानी कि tk या Tn-3 आपको फाइंड करना है, और वो क्या आएगा NCn-4। 2 की पावर 1/4, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 4 आएगा। 3 की पावर -1/4, पावर क्या लग जाएगी n-4। इंटरेस्टिंगली जो रेड कलर में और जो व्हाइट कलर में बिल्कुल डिट्टो सेम है, दीज टू आर सेम, डिट्टो सेम। क्यों? 3 की पावर -1/4 के साथ n-4 दोनों जगह ट्रीटेड है, 2 की पावर 1/4 के साथ 4 दोनों जगह ट्रीटेड है। NCn-4 और NC4 बराबर होंगे तो बात ही खत्म हो गई। बस कुल मिला के ये है, जो ये T5 और Tn-3 है, या T5 और T-5, इनका रेशियो √6/1 के बराबर है। कर दो ये काम, डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो ठीक है हम डिवाइड करते हैं। तो बेटा NC4, अगर मैं इसको लिखता हूँ T5/Tn-3, तो NC4/NCn-4, 2 की पावर 1/4 की पावर n-4, 3 की पावर कितना बन जाएगा -1, अपॉन में क्या आएगा इधर 2 की पावर 1, और 3 की पावर आपका ये कितना आ जाएगा -n-4/4। ये पूरा √6/1 के बराबर है, ये ख़त्म हो जाएगा। सेम कॉम्बिनेटर की प्रॉपर्टी होती है ये, NCR = NCn-R। बेटा ये आपका देखो ऐसा बनेगा, नीचे 6 आ जाएगा, मतलब इसको पावर को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो 2 की पावर n-4/4 इंटू 3 की पावर n-4/4, और नीचे आ जाएगा 6 = 6 की पावर ½ 6 की ओवरऑल पावर बनाने की चेष्टा है यहाँ पर। तो देखो ये बन जाएगा 6 की पावर n-4/4 -1 = 6 की पावर ½ यहाँ से 6 की पावर आ जाएगी n-8/4 = 6 की पावर ½ इसका मतलब n-8/4 हाफ के बराबर है। तो n की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए, n12 नहीं, 12 नहीं सॉरी 10। देखो
n माइनस 8/4 शुड बी इक्वल टू हाफ। 2 से 2 कट किया, हाँ बिल्कुल n की वैल्यू से 10 आ जाएगी। वर्बली भी कर सकते थे। जैसे ही n 10 आया, क्या पूछा हुआ इस क्वेश्चन में? थर्ड टर्म, द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज T3 पूछा हुआ है, क्या होगा? n 10 आ गया, T3 पूछ रहे हैं लोग, चलो निकाल देते हैं T3। तो 10C2 2 की पावर 1/4 क्या आएगा? 2 की पावर 1/4 ही आएगा ना। n-4 नहीं, सॉरी, n-2 8 और 3 की पावर -1/4 उसकी पावर 2। 10C2 कितना होता है? 10 इंटू 9/2 45। NC2 याद होना चाहिए हमें। 2 की पावर 1/4 की पावर 8 कितना हो गया? 2 की पावर 2 4। 3 की पावर -1/4/2 कितना हो जाएगा? 1/√3, तो नीचे √3 आ गया। 45 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 15, यहाँ से आ गया 60 इंटू 3/√3, उसको √3 में कट कर देगा, तो आंसर विल बी 60√3। ये भी एक सीखने वाला क्वेश्चन था, ये भी एक पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग है इसके अंदर, ठीक है ना। एक टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई मेंस में आया हुआ है, एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पलर में है। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल अच्छे से करोगे तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छे से हो जाएगी बाइनोमियल की। एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पल करो, पीवाईक्यूज करो, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी, राइट। सो बी क्लियर अबाउट इट। सो आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस तरह का सवाल तो कर लिया अभी एक, ये एक तरह का सवाल और बाकी है, राइट। तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस जो है वो दिखाता हूँ उसके। कोफिशिएंट वाले भी कर लिए थे हमने, ठीक बात है। बिगिनिंग टू एंड टर्म वाला भी कर लिया है, एक ये बच रहा है। जैसे एक ये देखिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट, तो वो तो निकाल के डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करने वाली बात है, नॉर्मल सॉल्विंग है। x की पावर 5, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट हैज़ अ टर्म b x⁻∞, तो इसमें कोई टर्म पे कमेंट कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स दिस, राइट। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस को करने का मतलब कुछ नहीं है। एक ये देख सकते हैं, इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में भी हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हमें कोफिशिएंट निकाल के उनको ऐड करना होगा। हाँ, तो इससे क्वालिटी बनेगी, मैं आपको ये करवा देता हूँ, क्योंकि इस तरह का सवाल एनसीईआरटी में भी है। दिस कैन बी टर्म्ड एज इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में रिपीट वैल्यू डिजर्व करता है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली बात तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी? T1 NC0 x⁻n -3/x² कोफिशिएंट की बात की जाए तो वो तो सिर्फ 1 आएगा कोफिशिएंट। मैं T1 नहीं कह रहा हूँ, मैंने T1 का कोफिशिएंट 1 है। T2 ये आएगा NC1 x⁻n-1 -3/x²1। बेटा -3 यहाँ से आएगा कोफिशिएंट, और यहाँ से NC1 n आएगा, तो -3n यहाँ से कोफिशिएंट आ गया। T3 तो आपका NC2 x⁻n-2 -3/x²2, तो यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से NC2 आएगा, सो 9n इंटू n-1/2। तो कुल मिला के 3 कोफिशिएंट्स आ गए, इन तीनों का जो सम है वो 376 है, राइट। तो 1 -3n प्लस 9n² -9n/2, दिस इज इक्वल टू 376। इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप तो ऐसा बनेगा 9n² -9n -6n प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर 2 भेजिए, तो इधर 2 भेजेंगे आप तो आएगा 752। तो कुल मिला के ये इक्वेशन बनेगी 9n² -15n -750 इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये तो सॉल्विंग है, इसमें और कुछ नहीं है। 3 से डिवाइड कर दो, 3n² -5n और -250 इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर सॉल्विंग है, इसमें और कोई वैसी चीज़ नहीं है। आपको बैठ के इसको सॉल्व करना होगा, है ना। n की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ से n की क्या वैल्यूज़ आएंगी? 3n² -5n -250 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, 250 के ऐसे फैक्टर्स जो 3 के साथ क्लब करके 5 क्रिएट कर सकते हो। 250 5 इंटू 50 है, बट उससे काम नहीं चलेगा। 5 25 2, तो हाँ 30 और 25, तो आराम से हो जाएगा फैक्टराइज। 3n² -30n
प्लस 25n माइनस 250 इज इक्वल टू 0। क्लियरली यहाँ से n की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो -25/3 और एक n की वैल्यू 10 आएगी। -25/3 को हम कर देंगे रिजेक्ट। मैंने इतना जल्दी कैसे कर लिया ये? मैंने उसको वहाँ पे देखिए 250 को तोड़ा है और फिर ऐसे पेयरिंग की वर्बली, और 30 और 25 ऐसी पेयरिंग आई। ये सवाल मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की जो फैक्टराइजेशन है वो तो की ही है, आप लोगों ने भी की हुई होगी। अगर नहीं तो देखो इस तरह से फैक्टराइज करना आना चाहिए, है ना? ऐसा सोचना है, क्योंकि क्वालिटी लगाओगे तो डिफिकल्ट बनेगा। एन की वैल्यू 10 आ गई, बस क्वेश्चन खत्म है। तुमसे क्या पूछा हुआ है इसमें? एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, ठीक है। ये अच्छा है क्वेश्चन ही, क्योंकि अब आपको एक्स की पावर 4 जनरल टर्म से ही तो क्रिएट कर पाओगे, तो जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। तो TR+1 जो होगा वो होगा 10CR, मतलब NCR की जगह 10CR लिख दिया। और इसमें एक टर्म आएगी आपका एक्स की पावर 10 - R, और उसके अलावा क्या आएगा? -3/x² की पावर R। तो बेटा यहाँ x की पावर कुल मिला के कितनी बन रही है, उसको किससे इक्वेट करना है? x की पावर को 4 से, ये ऐसा बन जाएगा ना, 10CR -3 की पावर R, और x की पावर कितनी आ जाएगी? 10 - 3R। तो इसको कंपेयर कर लो ये पावर 4 से, मतलब इसको अब क्या करो? 10 - 3R। इफ 10 - 3R इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 2। तो R 2 पुट कर दो। R जैसे तुम 2 पुट करोगे तो T3 इज इक्वल टू 10C2 -3 का स्क्वायर यानी कि 9, x की पावर 4। ये आगे कोफिशिएंट 45 × 9, ठीक है ना, 405 आ जाएगा कोफिशिएंट। तो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट लाइक क्यों करवाया ऐसा? क्योंकि इस तरह के सवाल आपके NCERT वगैरह में हमें आने चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, इनको तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सवाल बहुत मुश्किल तो नहीं है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ये देखते हैं पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये देखते हैं पहले। तो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या था कि हमें ना इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए क्या है। लेट द सिक्स टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ दिस बी 21, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको इसको समझे कैसे? इसकी सिक्स टर्म पहले क्या होगी, पहले इसको और सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं इनफैक्ट। तो आप लोग ना एक चीज़ नोटिस करो कि जो एक्सप्रेशन है, तो इसमें जैसे 2 की पावर log बेस 2 10 - 3 की पावर x, इट इज़ ऑफ दिस सॉर्ट, राइट? ऐसा कुछ है। 2 की पावर log बेस 2 10, 2 की पावर log बेस 2 और 2 10 - 3 की पावर x। सो यहाँ से पहली चीज़ ही क्या आ जाएगी? 10 - 3 की पावर x, राइट? ठीक है, उसके वो रूट में है, प्लस ये तो है स्क्वायर रूट, सी दिस इज स्क्वायर रूट पावर हाफ, प्लस जो आगे बचा हुआ एक्सप्रेशन देखो 2 की पावर x - 2 है ना, तो 2 की पावर x - 2 जो है log बेस 2 3, मतलब राइट, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर x - 2 log बेस 2 to 3। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर पावर में चल जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर log बेस 2 3 की पावर x - 2, ऐसा हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर log 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 की पावर x - 2, राइट? सो ये अंदर आ जाएगा पावर 1/5 के। सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन। आगे 3 की पावर x - 2 अंदर रह जाएगा, उस पावर क्या रेज हो रही है? 1/5, ठीक है ना, ये पावर रेज हो रही है। तो अब इस पूरे का जो पावर है वो क्या है? इस पूरे पे कौन सी पावर रेज हो रखी है? m। इसकी जो सिक्स टर्म है, इस एक्सप्रेशन की जो सिक्स टर्म है वो क्या होगी? MC5 10 - 3 की पावर x की पावर हाफ की पावर m - 5
और इस पे तो आपका पावर रेज हो जाएगी 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 की पावर x-2 ओनली। तो ये आपका 6th टर्म आ रही है। इसमें लिखा हुआ है द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है? और फिर उसके बाद क्या है, इसकी बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के इस एक्सप्रेशन के, सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, वो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ टर्म एपी के हैं। यानी कि मतलब पता है, इसको पूरा और लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। सिक्स टर्म वो जो है वो तो बात की बात है, जो उसमें कहा हुआ है बाइनोमियल कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन के सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के। तो जैसे सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? MC1, सिर्फ MC1 ही होगा सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट। थर्ड का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? MC2। और फोर्थ टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? MC3। ये तीनों एपी में है। अगर ये एपी में है तो उसका मतलब क्या होगा? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म 2 इंटू MC2, यानी 2 इंटू M इंटू M-1/2 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स। सम ऑफ एक्सट्रीम का मतलब MC1 यानी कि M प्लस MC3 विल बी M इंटू M-1 इंटू M-2/6। वो कैसे कहा मैंने? अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था इसमें MC3 की बात हो रही थी, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी M की वैल्यू 0 तो नहीं होने वाली है, इनफैक्ट 5 से बड़ी होगी MC5 डिफाइन होने के लिए। तो ना 5 के बराबर या बड़ी होगी, तो M तो कट कर दो यहाँ से टू मेक दिस एक्सप्रेशन ईजी। सो वी हैव M-1 इज इक्वल टू 1 प्लस M-1 इंटू M-2/6। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, आप ना इसको 1 को उधर शिफ्ट कर दो। सो वी हैव M-2 इज इक्वल टू M-1 इंटू M-2/6। अभी क्या हो जाएगा कि M-2 भी 0 नहीं हो सकता, क्यों? M की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। तो यहाँ से फाइनली व्हाट वी हैव, M-1 इज इक्वल टू 6 एंड दैट इम्प्लाइज M इज इक्वल टू 7। M की वैल्यू इसका मतलब 7 हो गई। तो ना अब M की वैल्यू 7 तो आ गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x वेरिएबल है यहाँ पर। यहाँ पे आप M को 7 पुट कर दो और 21 से इक्वेट करो, मतलब इसको 6th टर्म जो होगी फिर वो क्या हो जाएगी, अब देखना आप लोग। सो नाउ 6th टर्म इज MC5 विल बी 7C5 और आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर इसको पावर का हाफ को कट कर देगा। 7C5 इंटू 10 माइनस 3 की पावर x इंटू दिस इज 3 की पावर x-2। अब है ना, मुझे जो खुद को एक चीज़ लग रही है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो बड़ी फैंसी है। मतलब क्या फैंसी का मतलब क्या है? इसको 21 से इक्वेट किया गया, बट एक और चीज़ भी लिखी हुई है, इन इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ दिस। मतलब इसकी पावर को हम काउंट कर रहे हैं बेसिकली। मेरे कहने का मुझे जो लगता है वो ये कि 21 इंटू इसकी पावर को भी काउंट किया है। लाइक दिस इज नॉट इक्वल टू 21। मेरे हिसाब से ये 21 नहीं होगा, ये होगा 21 और 3 की पावर x-2, मतलब जो भी वो एक्सप्रेशन था ना 2 की पावर, इस पे कौन सी पावर रेज हो जाएगी? मतलब इस पे भी तो पावर रेज होगी ना। इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ दिस का मतलब यही मानना चाहिए कि इसमें इंक्रीजिंग पावर्स, मतलब इसको 21 से अगर इक्वेट करेंगे तो वो चीज़, मतलब अगर 6 टर्म से 21 दी हुई थी तो ठीक था, लेकिन इन द इंक्रीजिंग पावर्स कि इसकी 6th टर्म क्या होगी इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ दिस। तो व्हाट आई थिंक इज कि इसको ही 21 से इक्वेट करना, लाइक देयर आर टू थिंग्स दैट वी कैन डू। या तो हम इसको 21 इंटू जो यहाँ पावर आई थी ना, इस पावर रेज होकर, मतलब इस पे 1/5 पे पावर 5 रेज होगी, तो यहाँ तो उससे मतलब यहाँ पे लिखे 21 इंटू 3x, 21 इंटू 3 की पावर x-2। टू थिंग्स कैन बी डन, या तो 21 ही लेके चलें इसको, या 21 इंटू 3 की पावर x-2, है ना। अब अगेन पॉइंट इज कि मेंस में इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसको गलत सही का तो कुछ पता नहीं कि इसको हटाया गया कि नहीं क्वेश्चन को। लाइक लेट्स सॉल्व इट, राइट। व्हाट मुझे जो अभी जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि 21 के बराबर ही रखना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब तभी होगा जब एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही होंगी। अगर 21 ही रखते हैं तो एक ही वैल्यू आएगी। तो अभी जैसे अब इसको सॉल्व करते हैं, 7C5 कितना हो जाएगा आपका? 21, तो ये कट जाएगा, ये बना गया। अभी क्या होगा? 3 की पावर x-2 है, तो यानी कि ये ऐसा बन जाएगा 10 माइनस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। आप जानते हो 3 की पावर x को t रख लो, 10 माइनस टी इंटू टी इज इक्वल टू 9। वैसे क्लियरली यहाँ से t की वैल्यू एक तो 1 आएगी और दूसरा नेगेटिव में जा सकते हैं हम t में। मतलब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखो आई थिंक 9 जाएगी वैल्यू, हाँ। इसे साफ खुद ही कह सकते हैं, t एक तो 1 होगा और 9।
टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो सम ऑफ स्क्वायर्स के लॉजिक से, और टी 1 और 9 है, इसका मतलब 3 की पावर x आपका 1 और 9 दोनों हो सकता है, एंड दैट इम्प्लाइज कि आपका जो x की वैल्यू है वो 0 हो सकती है और 2 हो सकती है। आई थिंक वही, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। अगर हम इसको भी 21 ले लेते ना, तो इससे आपका 1 ही आता और x की वैल्यू 2, हाँ वही, इससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो x की वैल्यू अब क्या क्या आ सकती है, 0 और 2, स्क्वायर्स करोगे तो 0 और 4। तो अगर हम चाहें तो इसको 21, मतलब जो मैं पहले लिख रहा था वो भी लिख लेते, तब भी इसमें आंसर 4 ही आएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज क्या हो जाएगा, 4। ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि था तो बायनॉमियल का, लेकिन लॉगरिथम का अच्छा यूसीएस था इस क्वेश्चन में, राइट। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कर सकते हैं, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह की कैटेगरी में आएगा ये। लास्ट में देखते हैं इसको। फिर ये भी इजी से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन है ना। वैसे इसमें भी क्या होता है, आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी होती है या फिर वही एक्स की पावर 0 बनानी होती है। इन सब में जो थोड़ा बेहतर लग रहा है सवाल, एक तो ये भी है कांस्टेंट टर्म वाला क्वेश्चन, और एक ये ज़्यादा सही लग रहा है, इसको पिक करते हैं। तो आप लोग देखो इसको कैसे करेंगे प्रोसीड। कांस्टेंट टर्म्स में -84 है ना। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया, जब आपकी एक्स की पावर 0 बन रही हो कुल मिलाकर, तो एक्स की पावर 0 कैसे बनेगी इसमें, आप जनरल टर्म लिखो, और ये एक्स की पावर एल है, ध्यान से देखना है ना। तो T r+1 9 CR एक्स की पावर 5/2 अपॉन 2 की पावर 9 - R इंटू -4/x की पावर L, और इसकी पावर -4/x की पावर L, और इसकी पावर आपका क्या हो जाएगा, R। तो अभी x की कुल मिला के पावर कितनी बन रही है वो देखो। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन से पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ x की पावर देखो कितनी बन रही है, या लिख भी लिया अगर तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, पुट तो करना ही पड़ेगा खैर एनीवेज। तो 9 CR, पता पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं देख रहे थे। जैसे देखो ये कांस्टेंट टर्म दी हुई है -84, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -3l इज 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा, वेयर बीटा इज नेगेटिव इज एन ऑड नंबर। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा बहुत खतरनाक, लेकिन है नहीं, आप आराम से प्रोसीड करोगे तो हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म -84 दी हुई है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ना, उससे एल की वैल्यू पे कमेंट हो पाएगा। अभी आप देखना कैसे। 9 CR, और नीचे यहाँ से 2 की पावर कितना आ जाएगा, 9 - R। नीचे 2 की पावर 9 - R, वो ऊपर आपका -4 की पावर R, और x की पावर कितना बनेगा, 5/2 इसमें जाएगा तो 45 -5R अपॉन 2, और यहाँ से x की पावर -LR। तो x की पावर पूरा हमें कितना बनाना है, 0 बनाना है। तो x की पावर कितनी बन रही है, इधर से देखो, ये जो आपका x की पावर आएगी, x की पावर एलसीएम लेंगे तो 45 -5R -2LR अपॉन 2, ये x की पावर 0 कांस्टेंट टर्म के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 5R प्लस 2LR। आप समझ रहे होगे क्यों, नीचे का 2 तो हट जाएगा, ऊपर का न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। यहाँ से एक रिलेशन आया, और एक और चीज़ भी है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है वो -84 आ रही है। तो जो ये पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, सॉरी कितना, ये -84, ये वाला पार्ट। एक तो ये रिलेशन आ गया, दूसरा ये है, इसको पूरा 2 की पावर में ले आते हैं। 9 CR -1 की पावर R बाहर निकाल लो, 4 की पावर R कितना हो गया, 2 की पावर 2R, और ये 2 की पावर R-9। आप समझ पा रहे होगे ना, नीचे 9 - R है तो ऊपर 9 R-9 हो गया। दिस इज 84 -84। तो अभी देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनी है बेसिकली हमें, ठीक है ना। तो -1 की पावर R 9 CR, R ऑब्वियसली 9 से छोटा होगा, 2 की पावर कितना बन जाएगा, 3R -9 -84। इसको ऐसे लिखो, -1 इंटू
84 जो है उसमें 84 क्या होता है, 4 इंटू 21, 2 इंटू 21। ऐसे तो हम जरूरी नहीं कि 2 अब यहाँ पे देखो ये भी सोचना, अब कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, 2 1 होनी चाहिए, 2 0 होनी चाहिए, 2 क्या होनी चाहिए। 3r-9 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या 3r-9 कभी 9 हो सकता, 2 हो सकता है, नहीं। क्या कभी 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि आर इंटीजर नहीं होगा ना, फिर आर 0 होगा, यस यही पॉसिबिलिटी, यानी ये भ्रमित करने के लिए है, नहीं होगा कभी ऐसा। ये आप यहाँ पे साफ क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी 3 होगी, और तभी तभी आपका क्या होगा, R3 होने पर ये बन जाएगा -9CR = -84। और ऐसा कब होता है, R की किस वैल्यू पर इसका इसका -84 आएगा, तो 9C जो आपका 3 होता है, थिंक कैलकुलेट कर लेते हैं। 9C 3 जो R की वैल्यू आई गई, वैसे भी 3 आई गई अपने पास, हाँ तो बिल्कुल ठीक आया है। -9C3 इट इज़ इक्वल टू -84, यस इट इज़। तो R कितना आ गया, 3, बस काम खत्म, R3 आ गया। और अगर R3 आया है तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ये कैसे किया हमने, एनालिसिस के थ्रू, कि 3r-9 की वैल्यू क्या 2 हो सकती है, नहीं हो सकती है, 1 हो सकती है, नहीं, 0 हो सकती है, हाँ, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं 21 के अंदर। तो इससे क्लियर ये हो गया कि हमें ये पूरा -84 इसके बराबर हो गया। अभी क्या है, 45 = 5r + 12r है, तो इसको डील करते हैं। तो 45 = 5r कितना हो जाएगा, 15, + 12r कितना हो जाएगा, 6l। क्लियरली यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो अब आपका जो काम रह गया है, l5 आ गया है, r3 आ गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3l पूछा हुआ है, l है 5, तो इस एक्सप्रेशन में x की पावर -15 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -15, तो ये जो आपका जनरल टर्म आई थी TR+1, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें ये हमें x की पावर -15 बनाना है, तो जो x की पावर आई है ना, 40, ये अलग है, यहाँ पे r अलग है, l तो वही रहेगा, l कितना आ गया था, l तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, l की वैल्यू कितनी आ गई, 5, वो तो यहाँ 5 पुट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो 45 - 5r - 12r कितना हो जाएगा, l कितना है, 5, तो 12r कितना हो जाएगा, 10r अपॉन 2, ये x की पावर हो गई। इसको किससे इक्वेट करो, -15 से, तो यहाँ से आएगा 45 - 15r = -30। यहाँ से आपका r की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5। तो इसका मतलब 6th टर्म जो होगी आपकी, वो होगी जिसमें x की पावर -15 आ रहा होगा, और वो क्या होगी, यहाँ पर r की वैल्यू आप पुट कर दो 5, सो 9C5 -4 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -15। तो कोफिशिएंट तो ये वाला पार्ट है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि चीज़ें थी इसमें काफ़ी ज़्यादा, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्स्टेंट टर्म का क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। अभी आप देखो 9C5 क्या हो जाएगा आपका, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे 5 फैक्टोरियल, उसके बाद के 5 फैक्टोरियल को कट कर देगा, नीचे एक 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। -4 की पावर 5 का -1 बाहर निकाल लो, और 4 की पावर 5 कितना हो गया, 2 की पावर 10, और नीचे 2 की पावर 4 है। अब 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 इसको कट कर देगा 3 में, यहाँ से एक 2 निकाल लो तो 3 रह गया, तो 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 2 तो 2 की पावर 11 -4। सो बेसिकली व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज -63 इंटू 2 की पावर 7। अब कंपेयर करो, तो क्लियरली बीटा नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ से बीटा आ गया आपका -63, अल्फा आ गया 7, एल तो आ गया था ऑलरेडी 5। अब जो पूछा हुआ है निकालने के लिए वो निकालते हैं, अल्फा एल माइनस बीटा का मॉड। तो देखो अल्फा एल क्या हो जाएगा,
अल्फ़ा कितना है आपका 7, एल कितना है 5, तो 35 माइनस बीटा, बीटा कितना है -63, इसका पूरे का मॉड, तो आंसर कितना आ गया 98। तो बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, क्योंकि आपको कांस्टेंट टर्म पहले फाइंड करने के लिए इससे एल की वैल्यू फाइंड हुई, ठीक है, फिर एक्स की पावर -15 का कोफिशिएंट फाइंड किया, फिर उसके बाद उसको सॉल्विंग भी करनी थी, तो कई जगहों पे मिस्टेक्स हो सकती थी। आराम आराम से करोगे तो कोई गलती नहीं होगी, राइट। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट के और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो सब इजी है, उनमें कुछ खास मुश्किल नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मल्टीनॉमियल थ्योरम। मल्टीनॉमियल थ्योरम में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगेन ये बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको जो भी उस टाइप में सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, जिससे आप और क्वेश्चन आराम से कर सको, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने लगे तो ये तो वीडियो लाइक अभी 56 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स भी बच रहा है, मिसलेनियस सेक्शन भी बच रहा है। अगर हम सारे ही क्वेश्चन करने लगे तो ये वीडियो 3-4 घंटे की बन जाएगी, कम से कम 3-4 घंटे नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे की तो मिनिमम बनेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम जाएगा। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। अभी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स बच रही है उसमें, और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। फिर मिसलेनियस बच रहे हैं, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सब तरह के अलग अलग क्वेश्चन तो करवा ही दूँ, मतलब अलग अलग सब टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है वो तो करवा ही दूँ आपको, ऐसा ना रहे कि आपको कोई सब टॉपिक खाली रह जाए। पहले मल्टीनॉमियल का थोड़ा पढ़ते हैं कि इसकी जैसे जनरल टर्म क्या बनेगी। तो इसमें जनरल टर्म बनेगी 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल। देखो बताता हूँ मैं आपको पहले, 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, ए की पावर R1, बी एक्स की पावर R2, सी एक्स स्क्वायर की पावर R3। तो ये आपका ऐसा एक चीज़ आ गई, राइट। ये एक्सप्रेशन है, जनरल टर्म है इसके एक्सपेंशन की। क्वेश्चन हालांकि क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन है कि भाई ये जो जैसे a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की पावर 10 है, इसको एक्सपेंड किया, इसकी पहली टर्म आएगी p0 x की पावर 0, फिर अगली टर्म आएगी p1 x की पावर 1, फिर अगली टर्म p2 x की पावर 2, और ऐसा करते हुए लास्ट टर्म क्या आ जाएगी p20 x की पावर 20। तो आपको p1 की वैल्यू 20 दी हुई है, p2 की वैल्यू 210 दी हुई है, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी पूछा हुआ है। तो ना आप एक चीज़ नोटिस करो कि, और एक और चीज़ भी दी हुई है, ए बी सी नेचुरल नंबर है, तो पूरे ढंग से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, है ना। p1 कैसे आएगा, p1 क्या है, इसमें x की पावर 1 का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 अगर हम फाइंड कर लें, एक तो वो चीज़ ये है आपका p1 विच इज़ 20, और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर आपका 2, वो है आपका p2, और वो है आपका 210। तो कैसे ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करें, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे पूरा पहले तो देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका जो इससे एक्सप्रेशन आएगा, इसमें मतलब हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तो हमेशा ही 10 होगा। पर जो 2 केसेस बनेंगे, जैसे x की पावर कुल मिला के कितनी बन रही है, x की पावर R2 प्लस 2R3, तो 2 अलग अलग केस होंगे, 2 अलग अलग सिनेरियो होंगे। पहला केस जो है कि x की पावर 1 की बात करनी है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, उस केस में R2 प्लस 2R3 इसकी वैल्यू को आप लीजिए 1। अब खुद सोचो एक बात आप लोग, कि अगर दोनों इंटीजर्स हैं R2 प्लस R3, ये जो वैल्यूज़ होंगी क्या क्या हो सकती हैं इनकी वैल्यूज़, मिनिमम 0, मैक्सिमम 10। तो R2 प्लस 2R3 अगर 1 है तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही होगी कि R2 1 और R3 0। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 1 हो जाए, नहीं वो 2 हो जाएगा, फिर 2R3 2 हो जाएगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर R2 1 है, R3 0 है, और तीनों का सम 10 है, तो बताओ R1 कितना हो जाएगा, 9। तो एक ही पॉसिबिलिटी आई, एक ही केस आया। इसमें ना क्या होता है, अलग अलग केसेस आते हैं। जैसे अभी एक केस आया है, अभी आप दूसरे में देखना कि उसमें केसेस हो सकता है एक से ज़्यादा आ जाए। तो अगर यहाँ पे एक केस ये आया है तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, उसको लिखो, तो वो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल
1 फैक्टोरियल, R3 0 फैक्टोरियल, और a की पावर कितनी आएगी 9, b की पावर कितनी आएगी 1, c की पावर 0, और कुल मिला के x की पावर तो आपका 1 आ ही जाएगी, हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है। खैर ये चीज़ किसके बराबर होगी, तो ये होगी बराबर आपका 20 के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 तो उसमें R2 + 2R3 जो यही पावर जो आई थी वो उसमें कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, तो यहाँ जैसे आपका R2 हो जाए 0, R3 हो जाए 1, और अगर ऐसा हुआ तो R1 कितना हो जाएगा आपका 9। पर इसमें एक और केस भी हो सकता है, क्योंकि देखो दोनों का सम 2 है। R3 अगर आपका R2 अगर आपका 2 हो जाए और R3 हो जाए 0 तो भी तो आपका सम 2 हो जाएगा, और ऐसे केस में R1 की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब यहाँ पे दो कोफिशिएंट आएंगे, दो अलग अलग टर्म्स आएंगी। 10 फैक्टोरियल बाय R1 कितना होगा 9 फैक्टोरियल, R2 है 0 फैक्टोरियल, R3 है 1 फैक्टोरियल, ये तो आएगा ही। a की पावर 9 भी आएगा, b की पावर 0 आएगा, c की पावर आपका 1 आएगा, प्लस लेकिन एक और केस आएगा दूसरे वाला, दोनों का सम हो जाएगा कोफिशिएंट का, तो दो बार बन रहा है क्योंकि x की पावर 2 प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 कितना है 8 फैक्टोरियल, R2 कितना है 2 फैक्टोरियल, R3 कितना है 0 फैक्टोरियल। a की पावर कितना R1 8, b की पावर R2 कितना b की पावर 2, c की पावर R3 कितना c की पावर 0। तो जो ये पूरा सम है किसके बराबर है 210 के बराबर। तो ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी पर, और हमें याद ये भी रहे कि ABC जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो उससे भी फर्क पड़ेगा इन दोनों से, और ABC नेचुरल नंबर है, उससे हमें आंसर निकालना है। तो देखो पहले वाले केस को सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ से ना 9 फैक्टोरियल इसको पूरा कट कर देगा, 10 रह जाएगा सिर्फ यहाँ पर। सो दिस इज 10 a की पावर 9 इंटू बी इज इक्वल टू 20। यहाँ से क्लियरली क्या आ गया a की पावर 9 इंटू बी इज इक्वल टू 2, और क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं तो a तो 1, a और b दोनों 1 नहीं हो सकते, 2 नहीं आ पाएगा, b 2 नहीं हो सकता, b 1 और a 2 नहीं हो सकता है। यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी है कि a तो हो जाए 1 और b हो जाए 2, तो इतना तो मालूम पड़ा। अब यहाँ पुट कर दो इस चीज़ को, काम आसान, A1 B2। ऐसा करने पर ये तो इसको कट करेगा 10 में, ये इसको कट करेगा 10 इंटू 9 यानी कि 90 में, इसको कट करेगा 45 में। A है 1 और B है 2, तो A1 पुट करो, है ना, यहाँ से यहाँ पे सिर्फ C रह गया 10C प्लस 45, A है 1 B है 2 तो B स्क्वायर हो गया 4, और C की पावर 0 तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 210। ये होता है 180, इसको कट करेगा 30 में, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो A है 1, B है 2, C है 3, तीनों का सम कितना आ गया 6। 6 इंटू 2 क्या हो गया आपका 12। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 12। तो अच्छा यूसेज था, मल्टीनॉमिनल थ्योरम तो थी पर उसका अच्छा यूसेज था इस क्वेश्चन में, राइट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे प्रोसीड करते हैं, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, आप देखो, और सब एक से एक अच्छे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन तो थोड़े से इजी हैं, वरना तो सब अधिकतर इसमें अच्छे ही पूछे गए हैं। जैसे ये बहुत सिंपल है, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन से पिक करूँगा जिसमें हमें सीखने को मिले चीज़ें, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, राइट। जस्ट वेट अ मिनट। हेलो एवरीवन, तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, राइट। तो उसमें आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक सवाल और एक ये क्वेश्चन, इन दोनों में से मैं कोई क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। मैं सेकंड वाला पिक कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो आइडिया वो सेकंड वाले में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ये दिखा रहा हूँ। सो देखिए इसमें क्या है कि 2023 टू द पावर 2022 माइनस 1999 की पावर 2022 इज डिविजिबल बाय 8, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो ना एक चीज़ होती है जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि a की पावर n माइनस बी की पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी।
इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी। आप इसको ना जीपी के थ्रू भी प्रूव कर सकते हो इस चीज़ को, और बाइनोमियल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हो, बट दिस कैन प्रूव्ड कि a की पावर n माइनस बी की पावर n जो है, मतलब अगर आपको चाहिए तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, a माइनस बी प्लस बी की पावर n माइनस बी की पावर n, जो दिया हुआ एक्सप्रेशन था उसको ऐसे मैनिपुलेट कर लिया। अब इसमें देखिए क्या होगा कि आपका जो ये प्लस बी की पावर एन वाली टर्म है वो कट जाएगी इससे, तो ये खत्म हो जाएगा, ए माइनस बी के मल्टीपल आ जाएंगे, बस इसलिए ए माइनस बी से डिविजिबल होगा हमेशा। पर अगर एन जो है वो एक इवन नंबर है, इवन इंटीजर, तो उस केस में ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए प्लस बी, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए प्लस बी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ऐसा क्यों? तो ना वहाँ क्या हो जाएगा कि अगर एन इवन होगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस बी की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और क्योंकि एन इवन है तो माइनस बी की पावर एन प्लस बी की पावर बनेगा, कट जाएगा आपस में, तो ए प्लस बी का मल्टीपल भी आ जाएगा, तो इजिली प्रूव्ड। अब आप सिंपल सी चीज़ ये ऑब्जर्व करो कि इन दोनों का डिफरेंस तो 4 है, तो आंसर 4 से डिविजिबल होना चाहिए था, बट इन दोनों का सम कितना होगा, एंड दैट विल बी, जो सम आएगा 2 है ना, लास्ट में 2 आएगा, और इधर भी आपका ये 2 आएगा, इधर 1, इधर 4, 4 1 2 2, मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखें दोनों का सम कितना आएगा आपका 2 लास्ट में, फिर एक कैरी होगा 3 प्लस 2 9 12 2 1 इधर, फिर 41 नहीं 40 आएगा, सॉरी 4022 विल बी द एक्सप्रेशन। तो दोनों का सम आ गया 4022, दोनों का डिफरेंस आया 4। अब अगर आप 4022 देखें, इन दोनों का सम जो है, ये जो एक्सप्रेशन है 4, मतलब ये दोनों नंबर से डिविजिबल है, ए प्लस बी से भी डिविजिबल है, ए माइनस बी से भी डिविजिबल है, तो ए माइनस बी तो आया आपका कितना, वेट अ मिनट, आई एम मे बी मेकिंग सम मिस्टेक, वेट अ मिनट, इन दोनों का जो सम आया 2023, वरना हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इनके बीच में कोई नंबर फाइंड करके, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है ना, तो इसको ऐसे, इनके बीच में 4 का गैप नहीं आएगा, सॉरी मैं वही चीज़ गलत बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, इन दोनों के बीच का गैप ही 24 है, तो वही बात खत्म हो गई, मतलब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ये बात कहने की जरूरत भी नहीं थी। सेकंड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक्सप्रेशन जो है, और ये चीज़ अगेन पॉपुलर चीज़ है, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी और बाइनोमियल में भी, तो इसलिए एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी चाहिए। जैसे आप इसको ना रिफॉर्म करिए, 13 × 13 की पावर n है, इसको जानबूझ के आप लिखिए 13 × 12 + 1 की पावर n -11 n -13, ऑब्वियसली क्यों है लिखेंगे ऐसा, अभी बन जाएगा 13 × 12 k + 1, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स में हम यूज़ करते ही हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, -11 -11 n -13, तो अभी क्या होगा इसमें कि आपका 13 कट जाएगा, सो दिस इज 13 × 12 k -11 n, जो एक किया आया था ना, इसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, जैसे इसमें एक टर्म होगी 13 इंटू, जब NC1 12 की पावर जो है आपका 1, ऐसी टर्म रही होगी, एक टर्म रही होगी, फिर NC2 12 का स्क्वायर, और फिर इस तरह की टर्म्स चलती जाएंगी, मैं से 1 + 12 की तरह लेके चल रहा हूँ, तो एक टर्म 31 आएगी और बाकी सब 12 के ऐसे पावर चलती जाएंगी टिल NCN 12 की पावर n -11n, ऐसा नंबर बन रहा है। तो आप देख सकते हो 13 × 12n, एक तो ये टर्म है, बाकी सब जितनी भी टर्म्स है सब में 12 का स्क्वायर आ ही रहा है, 12 स्क्वायर NC2 × 13, NC3 × 12 × 13, इस तरीके से चलेगा लास्ट टर्म तक -11n, तो ये पूरा नंबर, ये वाला पार्ट जो है ये आपका 12 के स्क्वायर का मल्टीपल है। 13 × 12n कितना होगा, 156n, -11n 144n, so we have 144n + 144 into something, so ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 144 का मल्टीपल है, तो यस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 144 का मल्टीपल है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, तो आपका ए और बी दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। इसमें डिविजिबिलिटी का बहुत बढ़िया कोई क्वेश्चन तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, यूज़ तो नहीं हुआ है,
ये आसान है इसके मुकाबले। अभी हमको एक अच्छा सा क्वेश्चन पिक करते हैं जिसमें बढ़िया तरीके से डिविजिबिलिटी के फंडे का यूज़ हो। तो मैं आपको एक तो ये सवाल जो है ये बहुत मुश्किल नहीं है, 11 की बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी की। तो आप क्या कर सकते हो ना, 5 का ऐसा कौन सी पावर हो सकती है जो 11 के आसपास लेके आ सकती हो। तो 5 को आप 10 क्रिएट कर सकते हो क्या? डिफ़िकल्ट है, 5 को 10 कैसे क्रिएट कर देंगे, है ना। 5 को अगर हम 25 लेके जाएंगे तो बहुत बड़े नंबर में जाएंगे। 125 के अंदर भी, 625 के अंदर भी 11 के किसी मल्टीपल के आसपास वो ऐसे नहीं जा पाएगा। तो 5 की पावर अगर 99, मान लीजिए ये क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे करेंगे, है ना, देखते हैं एक बार इसको। 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11। इसको आप 10 नहीं बना सकते, मल्टीपल है ना 10, तो 10 कैसे क्रिएट कर दोगे। तो इसको क्या कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिखेंगे अगर हम 5 इंटू 5 की पावर 98। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, या फिर 125 के थ्रू जाके कर सकते हैं, फिर 4 की पावर लाइक इट विल बी ऑन रिपीट, ये तो रिपीट हो जाएगा। 5 का क्यूब क्रिएट करें 5 की पावर 4 से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1156 625 जो है, 626 जो है वो, यस 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 5 इंटू 5 की पावर 98। फिर देखो आप ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 98 भी 4 का मल्टीपल नहीं है ना इनफैक्ट, हाँ इसमें बड़ा मसला है। 5 क्यूब इंटू 5 की पावर 96। फिर से ऐसे लिखो 5 क्यूब यानी 125, उसको लिख सकते हैं 125। 125 इंटू 5 की पावर 4 और उसकी पावर 24। सो दिस इज़ 125 इंटू 625 की पावर 24। 625 क्या होगा, 626 माइनस 1, और 626 क्या होगा आपका 56 इंटू 11, राइट। 56 इंटू 11 जो होगा आपका, नो आई एम मेकिंग मिस्टेक आई थिंक, यस गलती जा रही है। 66 इंटू 11 भी नहीं बनेगा, 565, वेट अ मिनट आई एम मेकिंग सम मिस्टेक आई थिंक। 625 को अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से 550, हाँ तो वो भी बहुत। तो और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, 5 की पावर 99 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे, 5 खुद जो है वो 11 से कोई उसको फ़ायदा नहीं होगा 11 की फॉर्म में लिखने का। 11 का कोई मल्टीपल जिसके आसपास 5 की पावर आ सकती हो, 25 को लिख सकते हैं 3 के आसपास। 11 का मल्टीपल नहीं, 5 की पावर आपका 125 जो होगी वो 11 के इस मल्टीपल 121 के आसपास तो है। और 3 की किसी पावर से हम क्रिएट कर सकते हैं 11। बहुत मतलब जा तो रहा है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। फिर शॉर्टकट मेथड एकदम से कुछ हिट नहीं हो रहा है। जो मुझे दिमाग में आ रही चीज़ वही आ रही है कि हम पहले इसको लिखें, बस डूइंग दैट विल बी टू टीडियस। 5 के स्क्वायर से अगर जाएंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। 25 के आसपास 11 का मल्टीपल जो है वो 3 रिमाइंडर देगा। 3 के स्क्वायर से फिर 2 रिमाइंडर पे जाएंगे। मैं ना एक और कोई क्वेश्चन पिक करता हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ। पहले हम ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि 22 की पावर 2022 प्लस 2022 की पावर 22 लीव्स द रिमाइंडर अल्फा व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड बीटा व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो 3 का डिवीजन इसमें बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये तो पूरा डिविजिबल है इनफैक्ट। भाई आप देखिए ये जो नंबर अंदर है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये तो 0 देगा रिमाइंडर 3 से डिवाइड करके। और ये भी क्या हो जाएगा 21 प्लस 1 की पावर 2022। तो ये नंबर कैसा बनेगा 21k+1। ये मैं क्या लिख रहा हूँ आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। x+1 की पावर n को लिख सकते हो आप xk+1, k जहाँ पे कोई इंटीजर है, और x-1 की पावर n जो है ये xk+-1 है, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉसिबिलिटी।
एन इवन है या ऑड है उस पर डिपेंड करेगा, एन इज़ इवन और ऑड उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी ये तो आपका रिमाइंडर दे देगा 1, मतलब इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू 1। बीटा अच्छा इसमें पूछा हुआ है, तो ये 7 से डिवाइड करोगे तो भी 21 + 1 की पावर 2022, 7 से डिवाइड करोगे, रेड कलर से लिख लेते हैं उस चीज़ को, तो वो 21 + 1 की पावर 2022, तो 21 m + 1, ये कुछ 7r + 1 हो जाएगा, 7 का मल्टीपल +1, तो ये तो रिमाइंडर 1 ही देगा। ये इंटरेस्टिंग है, 2022 को क्या लिखेंगे, तो 2022 को ना ऐसे देखो आप, 2023, आई थिंक ये 7 का मल्टीपल होता है, क्योंकि नहीं 2023 6 में से इसमें से घटाया, डिवाइड किया 62 और 56, यस 7 का मल्टीपल है ये, तो उसको 2023 - 1 की पावर 22, क्यों ऐसा क्यों? अब ये क्या बन जाएगा 2023 L + 1 विच इज क्यों +1 क्यों +1 क्यों, क्योंकि -1 की पावर 22 होगा ना, -1 की इवन पावर है यहाँ पर, तो ये आपका 7s + 1 हो गया, तो ये भी रिमाइंडर 1 ही देगा, ये भी रिमाइंडर 1 देगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, अल्फा आ गया 1, बीटा आ गया 2, दोनों के स्क्वायर का सब कितना हो गया 5। तो ये तो कंपेरेटिवली इजी तो था, मतलब इजी इसलिए था क्योंकि इसको ऐसे सोचना था ना, ये इसमें थोड़ी सोचने वाली बात थी, 2022 के आसपास कौन सा नंबर 7 का मल्टीपल होगा, वो चीज़ सोच ली, फिर क्वेश्चन आसान है। हाँ ये क्वेश्चन आप लोग और देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसको 49 से डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, एक चीज़ तो दिमाग में क्या आ सकती है कि यार 19 और 23 के आसपास क्या है, मतलब अगर इसके बीच में देखें तो 21 के आसपास है, मतलब लाइक यू कैन से दिस एज 21 - 2 की पावर 200, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन को 21 + 2 की पावर 200। जब आप इन दोनों का एक्सपेंशन करोगे तो इसमें टर्म्स कैसी आएंगी, जैसे पहले वाले में आएंगे 200 C0 21 की पावर 200 -2 की पावर 0, फिर 200 C0 21 की C0 नहीं C1 21 की पावर 199 -2 की पावर 1, और इसकी लास्ट टर्म ऐसी जाएगी 200 C200 21 की पावर 0 -2 की पावर 200, और जो नीचे सीरीज जाएगी दूसरे वाले से वो क्या आएगी 200 C0 21 की पावर 200 2 की पावर 0 200 C1 21 की पावर 199 2 की पावर 1, ऐसा करते हुए लास्ट टर्म, मतलब इसमें आप देखोगे ना कौन सी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखो आप लोग जब दोनों को ऐड करोगे तो ये आपकी ये वाली टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी जब 21 की पावर ऑड है, तो इट इज़ लाइक 2 × और इस तरह की टर्म्स आएंगी, जैसे 21 की पावर 200, फिर आएगा 200 C2 21 की पावर 198, और ऐसा करते हुए जो लास्ट टर्म जाएगी 200 C 200 से पहले क्या हो रहा होगा 200 C 198 21 की पावर 2 2 की पावर 198, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म विल बी ये आपका 2 की पावर 200। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं, मतलब उससे पहले एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये सब में 7 का स्क्वायर आ रहा होगा इन सब में, क्योंकि 21 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा 7 का स्क्वायर। तो क्या हम ये नहीं कह सकते इस पूरे एक्सप्रेशन को, देखना आप 2 इससे मल्टीप्लाई होगा एनक्लोज्ड एक्सप्रेशन से, सीधे कहोगे 49K + 2 की पावर 201, ऐसा मैंने सीधा कैसे कह दिया, क्योंकि इन सब में 7 का स्क्वायर आ ही रहा होगा एनक्लोज टर्म में, बस उसमें नहीं आ रहा होगा, ख़त्म। तो आपने अब पता है क्वेश्चन क्या रह गया आपका, क्वेश्चन रिफॉर्म्ड हो गया कि अगर 2 की पावर 201 को डिवाइड करेंगे 49 से तो क्या रिमाइंडर आएगा। 2 की कौन सी पावर 49 के आसपास हो सकती है, 2 की कोई बहुत बड़ी पावर होगी, 32 से भी बड़ी 64 हो गई, उसके भी 64 से भी कुछ बात बनेगी नहीं, बल्कि 49 से डिविजिबिलिटी को हम लोग है ना 7 से भी जोड़ सकते हैं हम, इसको ऐसे लिखिए, अगर 201 8 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल है तो ये 8 की पावर कुछ हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 8 67 है ना, इसको डिवाइड करो 49 से, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ,
जैसे हम इसको लिखेंगे 8 की पावर 67 को क्या लिखेंगे, 7 + 1 की पावर 67 अपॉन 49। तो 7 + 1 की पावर 67 जो होगी, इसकी जो टर्म्स आएंगी इसको उल्टा लिख लो सीरीज़ को, 67C0, तो 7 की पावर 0 प्लस 67C1 7 की पावर 1 प्लस 67C2 7 स्क्वायर। अब यहाँ से लेकर 67C 67 7 की पावर 67, ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 49 से डिविजिबल है। तो अगर हमें 49 से डिविजिबिलिटी की बात करनी है तो सिर्फ इतने पार्ट में काम करने से हो जाएगा। सो सीधे हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट अभी आया है ये कितना होगा आपका 1 + 67 × 7, 1 + 67 × 7। इसको डिवाइड कर दो 49 से, यू विल गेट द रिमाइंडर। सो दिस इज 439 नहीं 469 + 1 470 को डिवाइड कर दो 49 से, दैट विल बी योर रिमाइंडर। आई थिंक 9 से ही जाएगा ये, ऑब्वियसली 9 से ही जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव यू 18441। हाँ वो 21 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक बात है। तो यहाँ से कट के आपको कितना आ जाएगा ये 29। सो रिमाइंडर इज 29। बट इट वॉज अ गुड क्वेश्चन राइट, अच्छा सोचना पड़ गया इस क्वेश्चन में।